नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी देश प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। परमपिता परमात्मा आप सबके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली लेके आए और भारत एक विकासशील देश से विकसित भारत बने और विश्व में विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाए, जाना जाए, अपनी दोबारा से उसी पहचान को प्राप्त हो, ऐसी मनोकामना है। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूँ, किसी न किसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमान स्वर्गीय श्री जयचंद जी, जिनको भारत के महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी द्वारा सम्मानित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी द्वारा सम्मानित किया गया, माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, अनेकों पर्सनैलिटी, अनेकों शख्सियतों के द्वारा सम्मानित किए जाने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी परिवार में जन्म लेने वाले और ऐसे क्रांतिकारी योद्धा जो लेखनी की ताकत से जहाँ नेता, शासन, प्रशासन समस्याओं के समाधान करने में असहाय हो जाते हैं, उस स्थिति में जब सब असहाय की स्थिति महसूस करते हैं, तब अशोक कुमार मित्तल जी ऐसे क्रांतिकारी युवा जुझारू व्यक्तित्व जो अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं और उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसी महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं ये दावा करता हूं चैनल के माध्यम से, रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार का ये अब तक की जब से शुरुआत की है, अब तक का सबसे क्रांतिकारी और सबसे महत्वपूर्ण इंटरव्यू आप देखेंगे। सबसे पहले अशोक कुमार मित्तल जी, रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं आज नव वर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज आपने हमारे यहाँ आके बहुत ही अच्छा और हमारा सौभाग्य है जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया। जी, अशोक कुमार मित्तल जी, हमारे बुज़ुर्गों ने जब देश गुलाम था, आज़ादी की लड़ाई लड़के लोगों को एक स्वतंत्र हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। वहीं दूसरी ओर अब वर्तमान में देश आज़ाद तो है, लेकिन वहाँ व्यक्ति को उसके राइट्स, उसके अधिकार, उन अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। कहीं राजनेताओं के द्वारा उनका शोषण होता है, उनके अधिकारों का हनन किया जाता है, कहीं शासन प्रशासन द्वारा जब कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा निर्धारित समय में वो कल्याणकारी योजनाएं नहीं मिल पाती, उस स्थिति में आप एक कहते हैं भगवान के रूप में आप बनकर जब आप इस बीड़े को उठाते हैं और कैसे जन समस्याओं को आप उठाते हैं और उन समस्याओं को पहले तो आप जगाते हैं शासन प्रशासन नेताओं को, जब नहीं जागते फिर उनको आरटीआई के माध्यम से उनको विवश करते हैं उन योजनाओं को त्वरित तौर पर आम जनता तक पहुंचाने के लिए। और फिर भी यदि कहीं कोई कोताही होती है, आप माननीय उच्च न्यायालय में ले जाकर उन भ्रष्ट राजनेताओं, अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को एक करारा जवाब देते हैं कि किस प्रकार से आम जनता को सरकार द्वारा निर्धारित की गई आम जन की जो सुविधाएं हैं वो निर्बाध तरीके से उनको बिना किसी देरी के मिल सकें। इस प्रकार का जुनून कैसे आपके मन में आया अशोक कुमार मित्तल जी? आपकी इस यात्रा को दर्शक जानना चाहते हैं। ये अशोक कुमार मित्तल जी जो एक सामान्य से दिखने वाले व्यक्ति, एक बहुत कम वजन के व्यक्ति और इतने बड़े ताकतवर लोगों से, इस सिस्टम से अपने लेखनी के माध्यम से कैसे भिड़ पा रहे हैं, कैसे लोगों के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं, कैसे उन तक उनके अधिकारों को पहुंचाने का जज्बा आपके अंदर कैसे आया, उसके बारे में बताते चलें। अशोक जी। जी, मैं बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा आम लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारे क्रांतिकारी जो हमारे परिवार थे, हमारे पिताजी थे, सभी ने स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई तो उन्होंने लड़ी, लेकिन उन्होंने एक कहा था कि भी जब भी हम देश आज़ाद तो करवा दिया, लेकिन आम लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी जो प्रशासन की तरफ से, वो कहीं हमें देखने को नहीं मिली। तो हमारे पिताजी हमारे को बताते थे कि भी देश आज़ाद होने के बाद भी आज भी देश गुलामी है। क्यों है? इनसे अच्छा तो जो थे अंग्रेज़ों का राज बढ़िया था।
क्योंकि हमारे फादर की जब हम बातें सुनते थे तो हमारे को इस बात की पीड़ा होती थी। वो कहते थे कि हमने देश आज़ाद कराने के लिए बड़ा संघर्ष किया, और वो जो जेल के अंदर यातनाएं सही इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको ये नहीं पता था कि हमने देश तो आज़ाद करा दिया, लेकिन इसके अंदर इतना शासन और प्रशासन इतने गलत लोगों के हाथ में चला जाएगा, उनको उम्मीद नहीं थी। यही चीज़ें हमने देखी। हम जब प्रशासन के अंदर जब सरकार के अधिकारियों के पास जाते हैं, वहाँ देखने को मिलता है इतना भ्रष्टाचार, और किसी आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। हमने जब इसके अंदर तय तक गए, हम खुद भी डिपार्टमेंटों के अंदर जाते हैं जी, तब हम लोगों की पीड़ा को देखते हैं। हम लोगों की पीड़ा को देखते हैं तो ये देखते हैं कि भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम जब ऊपर सरकार को चिट्ठियाँ लिखते हैं, जब सरकार को चिट्ठियाँ लिखने के बाद सरकार तक तो पहुँच जाती है, लेकिन सरकार जो है वो नीचे भेज देती है जी। जो निचले अधिकारी हैं, वो छोटी सरकार जो है सबसे भ्रष्ट सरकार, तो मैं तो यही कहूँगा कि भी जो निचले अधिकारी है इनका सिस्टम खराब है जी। क्यों खराब है? आप लगा के चलो फाइलों को में अंदर दबाए रखते हैं। तो मेरे को इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। भाई देखो, आम लोग इतना बड़ी समस्या, मतलब एक आदमी को आवाज़ उठानी पड़ रही है और एक कागज एप्लीकेशन चली जाती है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं। तो हमने जब इस बात को, सिस्टम को देखा, फिर हमारे के अंदर एक जुनून सा हुआ। मेरे को कम से कम भी आज इस बात को देखते हुए कम से कम 12-13 साल हो गए जी इस बात को, पीड़ा को लेकर भी प्रशासन बिल्कुल नाकारा है। फिर हमने जब आरटीआई लगानी शुरू की जी, भाई देखते हैं कहाँ तक क्या है। तो आरटीआई लगानी शुरू करी तो हमने देखा कि भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर है जी। तो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। सरकार इतना रुपया भेज रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इतना रुपया दे रही है, पूरा हरियाणा को अंदर इतना रुपया आ चुका है, लेकिन वो सही तरीके से कहीं भी नहीं लग रहा, क्योंकि निचले अधिकारी जो है वो सारा गोलमोल कर जाते हैं जी। ये नहीं है कि भाई बिल्कुल मेरे पास तो बिल्कुल विद प्रूफ लेके चलता हूँ मैं जी। जैसे देखो मेरी फाइलों के अंदर एक डॉक्यूमेंट्सों के अंदर बिल्कुल विद प्रूफ है जी, क्योंकि मैं बगैर कागजों के, बगैर तथ्यों के बात नहीं करता जी। अब हमने देखा कि जींद के अंदर जब मेरी खुद की डिपार्टमेंट की चिट्ठियाँ देखी, भाई जब ऊपर सरकार ने चिट्ठियाँ नीचे डीसी को भेज दी, एसडीएम को भेज दी, डीएमसी को भेज दी, डिपार्टमेंटों को तो सबको भेज रखी है। जब हमने आरटीआई से जवाब मांगने शुरू करे ना, हरियाणा मुख्यमंत्री से भी जवाब मांगे, हरियाणा के डिपार्टमेंट और सरकार से भी मांगे भी मेरे इन एप्लीकेशन पे क्या किया। जब देखा कि डिपार्टमेंट के अंदर भेज रखी है, नीचे दबी पड़ी हैं, तो मैंने कहा भी जब मेरे जैसे एक जागरूक इंसान के साथ ही इतना बुरा हाल है तो आम लोगों के साथ क्या हाल हुआ। अशोक जी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जो ऑफिस है जी, इतना ताकतवर होते हुए और नीचे के अधिकारी और शासन प्रशासन की व्यवस्था ने उसको बोना साबित कर दिया है। बोना साबित इसलिए कर दिया भी, क्या चाहते हैं सरकार, ये चाहती है कि सरकार कैसे फैलो, अधिकारी चाहते हैं कि सरकार कैसे फैलो, क्या उसका उदाहरण मैं बताता हूँ जी। फैल करने का मकसद ये होता है कि निचले अधिकारी ही फैल करने वाले होते हैं, ऊपर से सरकार नहीं फैल होती जी। सरकार नीचे, क्योंकि तो मुख्यमंत्री बैठा है जी, क्या वो मुख्यमंत्री मेरी शिकायत के लिए स्पेशल आएगा? नहीं, वो तो नहीं आ सकता ना जी। वो तो नीचे डिपार्टमेंट को ही भेजेंगे जी। मैं ये कहता हूँ डिपार्टमेंट को भेज दे तो उस डिपार्टमेंट के अधिकारी से जवाब क्यों नहीं मांगती जी। कहने का मतलब जवाबदेही तय नहीं है, जिसका फायदा अधिकारी और शासन और प्रशासन उठा रहे जी। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है। आप ये देखो कि आपने एक अपनी लड़ाई लड़नी है, सपोज करो, और आप कितनी लड़ाई लड़ोगे? आम आदमी तो लड़ नहीं सकता जी। जब मेरे जैसा इंसान एक इतनी लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी इसलिए कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जी। भाई भ्रष्टाचार जब खत्म हो सकता है जब सरकार चाहेगी जी, मेरे अकेले से नहीं। और कुछ हमारे जी हरियाणा के लोग हैं जो जागरूक नहीं है। मैं चाहता हूं कि जागरूक होना है। क्यों होना है? आप अपनी लड़ाई नहीं ले सकते, औरों की क्या लड़ाई लड़ोगे जी। मैं हर एक आदमी को ये कहता हूँ, किसी की कोई समस्या हो, मैं निस्वार्थ भाव से उसके साथ खड़ा हूँ। लेकिन लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं स्वार्थ में जी। आप ज़्यादा दूर क्यों जाओ? 134 का मामला ले लो, स्कूलों की शिक्षा के बारे में आप बात करें ज़्यादा, मैं इसके लिए अब 134 का बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों को सरकार ने दिया था, सरकार ने बंद कर दिया उसको जी। जब स्कूलों के अंदर वो फ्री है, स्कूलों के अंदर फ्री है, आज भी स्कूल वाले लूट रहे हैं उसको, लूट रहे हैं जी। और प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन उनकी कोई नहीं सुनता, अभिभावकों की जी। हम उनकी मदद करते हैं जी जाके। ऐसा हमने सुना है, अनेकों मामले आपने, जब बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया जाता था, कोई समस्या होती थी, कई बार उनके पेरेंट्स तो अपने कदम पीछे खींच लेते थे, लेकिन अशोक कुमार मित्तल जी ने जो कदम रख दिया उस कदम से कभी पीछे नहीं हटे। हाँ बिल्कुल, हमने कभी पीछे नहीं हटे। हम अभिभावकों से भी कहते हैं भाई आप पीछे मत हटना। अगर आपकी एक उससे आवाज़ से क्या होता है कि अगर मैं पीछे हट गया तो 100 बच्चों का भविष्य खराब हो गया।
अगर मैं लड़ूंगा तो 100 बच्चों का भविष्य सुधरेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वाले की इतनी तानाशाही होती है और कितना सिस्टम ख़राब होता है कि हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री भी उनसे दबते हैं। क्यों है कि वो 134 केंद्रों को लूट रहे हैं। इसीलिए अगर प्रशासन के पास जाते हैं, प्रशासन भी बोना है जी, क्योंकि वो उनके नहीं कर सकता कुछ। तो इसीलिए हमारा प्रशासन से यही है कि हरियाणा सरकार अगर मुख्यमंत्री चाहे, मैं खुद कहता हूँ मुख्यमंत्री के पास मैंने काफ़ी बार लेटर भी भेजे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे सिर्फ आप 10 मिनट का समय दे दो जी, सिर्फ 10 मिनट का समय दे दो, मैं 10 मिनट के अंदर आपकी जींद की पोल खोल सकता हूँ कितनी बड़ी। लेकिन मुख्यमंत्री हमारे देना नहीं चाहते, कि वो चाहते नहीं कि सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हो। केवल मुख्यमंत्री जी अखबारों के अंदर और मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हमारा जींद हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं खत्म हुआ, और ज़्यादा बढ़ गया इस सरकार में। अशोक जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, यदि व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए और उस बीमारी को व्यक्ति बस ये कह दे कि मैं बीमार नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, वो स्थिति शायद सरकार के साथ महसूस हो रही है। भ्रष्टाचार है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मेरे दोनों तरफ जो आप फाइलें देख रहे हैं, ये सब फाइलें, इन सब फाइलों में आरटीआई के द्वारा मांगी गई सूचनाओं के आधार पर फैले हुए भ्रष्टाचार का खुला तांडव आपको देखने को मिलेगा। ये सब आधिकारिक तौर पर जानकारियाँ हैं। उसके अलावा जब किसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर नकेल नहीं कसी जाती, तब अशोक कुमार मित्तल जी माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जाते हैं और बहुत से मामलों में इन्होंने उन विषय पर सरकार को, अधिकारियों को घेरा है, उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। जी अशोक कुमार मित्तल जी, जितनी हमारे पास जानकारी है, कुछ स्कूलों में सार्वजनिक शौचालयों का विषय आया था। ये विषय भी जितनी मेरी जानकारी है शायद आप और आपके से जुड़ी हुई संस्था के लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक आप ले गए थे, उसके बारे में बताइए। इसके बारे में ये बताना चाहेंगे, जो हरियाणा के अंदर जो सरकार प्राइवेट सरकारी स्कूलों के अंदर शौचालय का वास्ता आया था, वो हमारे प्रदीप रापड़िया जी एडवोकेट हैं, उन्होंने इस मामले को बड़ा अच्छा पुख्ता से उठाया है और बच्चों को उसके अंदर मतलब वो किया है, उन बच्चों ने अच्छी आवाज़ उठाई है। क्योंकि हाई कोर्ट क्या देखती है, अभी पीड़ित कौन है, पीड़ित तो बच्चे हैं। उसके लिए हाई कोर्ट के अंदर जो है प्रदीप रापड़िया जी बहुत अच्छी आवाज़ उठाई है और हमारे वो संगठन के साथी भी हैं प्रदीप रापड़िया जी, और बहुत अच्छे ये लड़ाई लड़ रहे हैं एक निस्वार्थ भाव से। जो हम चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई हर एक को लड़नी चाहिए, हमको नहीं, हर एक को लड़नी चाहिए, क्योंकि ये सबका वो है कि मतलब कोई एक का अकेले का नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में क्यों, आप हॉस्पिटल में देख लो कितना बुरा हाल है आज के दिन। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लोग जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में देख लो कितना बुरा हाल है। मतलब लोग जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। उन लोगों को ये विश्वास है कि प्राइवेट जो डॉक्टर बैठे हैं वो हमारी जान को बचा सकते हैं। सरकारी में ऐसी मंशा, ऐसी मन लोगों के बने हुए हैं। अशोक कुमार मित्तल जी, आप इतने बड़े ढंग से इतनी लंबी लड़ाई और बहुत लंबे समय से आप लड़ रहे हैं, कभी डर नहीं लगता कहीं किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जा सकता है? कैसे आप अपने आप को, वो डर कैसे आपने निकाला? डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन ये तो एक कहने की बात है कि मैं नहीं डरता, डर लगता है। तो ये अशोक कुमार मित्तल जी का डर कैसे निकला? मैं इसके अंदर बताना चाहूँगा कि डर की क्या बात होती है। हमारे फादर जब स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, लड़े, तो मैं भी उसी परिवार से बिलोंग करता हूँ। मैं इसलिए नहीं डरता क्योंकि मेरा खून वही है। और जहाँ तक रही बात इस चीज़ की डर की, मैं कानून के दायरे में चल के करता हूँ, चाहे वो प्रशासन हो चाहे कोई भी हो जी। और उसके बाद जहाँ तक डर की है, हम गलत नहीं होने चाहिए जी। जहाँ हम गलत होंगे वहाँ डर होगा जी। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाले की नज़र सीधी होगी तो डर कैसा। और जहाँ तक रहा सवाल मारने का मरने का, ये तो एक दिन परमात्मा की देन है, जितनी ज़िंदगी होगी उसके सांस है। लेकिन हम अगर ऐसे डर के काम करेंगे तो हम कर नहीं सकते। मैं बिल्कुल खुला धड़ाले से करता हूं प्रशासन के साथ, और हरियाणा सरकार को बिल्कुल टक्कर लेता हूं, क्योंकि हरियाणा सरकार को मैं दिखाना चाहता हूं कि आईना भी आपकी सरकार में कितना भ्रष्टाचार है। लेकिन मैं तो बोनी सरकार कहूँगा इसको, ये बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। क्योंकि हम मुख्यमंत्री तक इतने लेटर भेजते हैं, क्या एक सरकार ने कभी भी जवाबदेही नहीं करी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा जी। ये माननीय मुख्यमंत्री को मैंने स्वास्थ्य शिक्षा और जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जी मैंने आईकार्टी लगाई, जिसके अंदर भ्रष्टाचार बिल्कुल स्पष्ट है। इसके अंदर बिल्कुल भ्रष्टाचार स्पष्ट दिख रहा है। और इसके अंदर मैंने मुख्यमंत्री को, हरियाणा सरकार को, सबको, उन्होंने क्या करा कि निचले अधिकारियों को, एससी को, डिपार्टमेंटों को तो भेज दी, उसके बाद इन्होंने विजिलेंस को भी भेज दी, लेकिन कार्रवाई तो किसी ने भी नहीं करी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होगी
तो फिर क्या कहेंगे, तो भ्रष्टाचार तो और चरम सीमा के अधिकारी खुले रहेंगे। लेकिन अधिकारी खुले रहेंगे जब तक उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, तो डिपार्टमेंट को डर कैसे होगा? डिपार्टमेंट तो डरेगा और खुला चलेगा, क्योंकि उनको टोकने वाला नहीं, कहने वाला। और जहाँ तक रही बात, मैंने जब देखा बड़े से बड़े अधिकारी, चाहे वो हमारे उपायुक्त महोदय हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएमसी हो, निचले एडीसी हो, वो अधिकारियों को बचाने का प्रयास करते हैं। ये मैं खुद देख चुका हूँ, अपनी फाइलों के अंदर देख चुका हूँ, मेरे बिल्कुल खुला है। क्योंकि अधिकारी को बचाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हम उसको छोड़ते नहीं, माननीय उच्च न्यायालय में ले जाते हैं, चाहे वो कहीं तक भाग ले। लेकिन वही है कि भाई सरकार नहीं सुनेगा, प्रशासन नहीं सुनेगी, हाई कोर्ट में ले जाएंगे, हाई कोर्ट में ले जाते हैं, उसके बाद आ जाओ भाई, कोई बात नहीं। तो डर इसलिए नहीं है कि हम सच्चे हैं, हमें ना तो गोली का डर है, ना मरने का डर है, कुछ नहीं। लेकिन हमारे पीछे हमारी टीम खड़ी है, हमारा संगठन खड़ा है, तो हम पीछे संगठन को संभाल देते हैं, लो अब कार्रवाई हो जाएगी। अशोक जी, अभी पिछले कुछ दिनों पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्वतंत्रता सेनानियों के विषय पर, उनके परिजनों के लिए जो नौकरी में आरक्षण का विषय आपने उठाया, बड़ी प्रमुखता से आपने, बड़ी निर्भीकता से उस विषय को उठाया। वो विषय क्या है? चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक आपकी आवाज़ पहुँचे, बताइए सर, वो विषय क्या था? विषय ये है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को इस सरकार में 9-10 साल से, जब से ये सरकार आई है, इसने कभी भी स्वतंत्र सेनानी परिवारों की तरफ नहीं ध्यान किया, इन्होंने हमारी तरफ अनदेखी की है। ये हमने देख भी लिया स्पष्ट, और सब जो हरियाणा के लोग भी देख रहे हैं, पूरे इंडिया के लोग देख रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा गवर्नमेंट हो। ये बीजेपी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों की विरोधी रही है, इन्होंने कभी चाहे नहीं स्वतंत्रता सेनानियों को। अभी आपने देखा होगा, मैं तो बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट मुख्यमंत्री को बताना चाहूँगा, इन्होंने हिंदी आंदोलन वालों की, अभी जस्ट अखबारों में पढ़ी थी हमने, 5,000 पेंशन बढ़ाई है। क्या इतने प्यारे लगे वो? क्योंकि सबसे पहले बैठते ही सार इन्होंने, बीजेपी सरकार ने हिंदी आंदोलन वालों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित किया। हमारा किसी से कोई खटास नहीं है, हमारा ये है कि भी इन्होंने उनको, हिंदी आंदोलन वालों को वो किया, और उनकी अब 5,000 सीधी पेंशन बढ़ाई जी। क्या स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इतना मतलब वो धोखाधड़ी? उनकी 1 रुपये भी पेंशन नहीं बढ़ाई, उनकी 5,000 सीधी जी। क्या स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अनदेखी नहीं है जी? मुख्यमंत्री को बल्कि शर्म आनी चाहिए। वो आज़ादी कितनी, वो कहते हैं कि हम आज़ादी के वर्षगांठ मना रहे हैं, डंका बजाते हैं, वो 26 जनवरी 15 अगस्त पर तो उनको याद करते हैं, भाई हमने देश आज़ादी के लिए इतना बड़ा, मतलब उनको याद करते हैं, लेकिन स्वतंत्र सेनानी परिवारों के लिए कभी भी नहीं, उनकी बात भी नहीं सुनना चाहते। मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि एक स्वतंत्र सेनानी परिवारों की बात भी नहीं सुनना चाहते। हमारे लिए पीड़ा है ये, और आने वाले इलेक्शन के अंदर हम उनका पूरा विरोध भी करेंगे। ये नहीं है, हम पूरा विरोध भी करेंगे। हम ये चाहेंगे कि भी इस सरकार को बिल्कुल भी खिलाफत करेंगे, क्योंकि स्वतंत्र जो विरोधी सरकार है, स्वतंत्र सेनानी क्यों क्या है, उनका हमारा औचित्य क्या है? नहीं, अगर सरकार आपकी जो आपने मांगे रखी सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने, यदि वो मांगे समय रहते पूरी हो जाती हैं, फिर विरोध किस बात का? बात विरोध इस चीज़ का है कि सुनेगी नहीं, ये गूंगी बैरी सरकार है सर, 10 साल से नहीं सुनी, तो अब क्या सुनेगी 3 महीने में? उम्मीद पे तो दुनिया टिकी है, आप उम्मीद क्यों छोड़ रहे हैं? हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि हमने उम्मीद ही नहीं है सर इसकी, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं। ये तो हमारे स्वतंत्र परिवार 10 साल से देख चुके। ये तो हुड्डा सरकार थी, जो उन्होंने 1400 पेंशन थी। देखो, हम ना किसी सरकार के साथ है, जो हमारा परिवार का भला करती है हम उसके साथ है। हुड्डा सरकार जब 1400 रुपये पेंशन थी, जब उन्होंने पेंशन 5 बढ़ाई थी 25,000 रुपये पे, हम उनका आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 25,000 रुपये पेंशन लग छोड़ी और हमारे परिवार का गुजारा चल सका। इसमें कोई दुराई नहीं है। हमारे पास एक टाइम का ऐसा भी था कि मतलब रोटी भी नहीं थी, और हमारी जब पेंशन स्वतंत्र परिवार की बढ़ी तो हमारा तरक्की भी करी। लेकिन खट्टर साहब ने आज तक कोई ऐसा नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक किसी ने स्वतंत्र ध्यान नहीं दिया, उनको भुला दिया जी, बिल्कुल। मैं तो ऐसी फाइलों में दिखा दूँ, आप अच्छा चिंतित रह जाओगे। मैं अभी फाइल खोल के दिखा दूँ। जब गौरव पट, देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है जी, गौरव पट पूरे हरियाणा के अंदर गाँव में गौरव पट बनाए गए हैं। जब हमने RTI लगाई मुख्यमंत्री को कि भी, हरियाणा सरकार को, मुख्य सचिव को, DC को लगाई कि भी हमारे गौरव पट कितने बनाए गए, मुख्य सचिव तो कहता है कि DC जवाब देगा। मैं लिखत में मेरे पास लेटर जी, DC मुख्य सचिव कहता है कि जींद का DC बताएगा, DC से जवाब पूछते हैं तो सैनिक बोर्ड बताएगा जी, और उनको आगे लेटर फॉरवर्ड कर देते हैं पंचायत विभाग को या को, मतलब डिपार्टमेंटों को, शिक्षा विभाग को। ऑफिस खेला जा रहा है। हाँ, ऑफिस खेला जा रहा है, केवल मात्र कागजों में खेला जा रहा है, जवाब किसी के पास नहीं है। तो हमारा इसलिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा नहीं हो सकता जो मतलब गौरव पट
हमारे सत्ताधारी परिवारों के कहीं भी नाम नहीं लिखे दिखे। आपने 2% नौकरियों में आरक्षण की बात करी है, उस विषय को बताते चलें। उसके अंदर हमने 2% के आरक्षण के विषय ये है कि हमारा 2% का हरियाणा सरकार ने जो हरियाणा के अंदर है दिया हुआ है, उसके अंदर क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले हमारा हैंडीकैप्ड और विकलांग के बाद हमारा दिया हुआ है। लेकिन इसका हमारे से सबसे बड़ा ये खेल खेला गया और हमारे जो बुजुर्ग थे, जो स्वतंत्रता सेनानी जिनको हम आज गर्व करते हैं, उन्होंने कभी अपनी मांग नहीं रखी थी। उन्होंने जब देश की आज़ादी लड़ी, उन्होंने निस्वार्थ भाव से लड़ी थी। उन्होंने ये नहीं था कि हमें कुछ चाहिए जी, उन्होंने तो देश के लिए कुछ किया था जी। लेकिन जब हमने देखा कि भी हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट लुटा रही है वोटों की राजनीति में, वोटों की राजनीति में लुटा रही है और हमारा परिवार पीछे रह गया, तो हमने इसलिए तो कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करी थी। जब हमने देखा कि हमारे साथ तो दुर्व्यवहार हुआ, तब हमने इस चीज़ की मांग रखी है। और तो क्या आपको अगर आज मैं बता दूं तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चला हुआ है, उसमें भी अड़ंगा पैदा कर दिया है। अच्छा जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस लगे हुए हैं, वहाँ भी अपनी अड़ंगा पैदा करी, अपने मतलब वकील नहीं खड़ा करती, वहाँ भी हमारे साथ अड़चने पैदा करी है। अगर ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट हरियाणा सरकार होती तो कहते दे दो इनको। उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर सभी फैसिलिटी दी हुई है सत्ताधारी परिवारों को, और राजस्थान में भी दी हुई है, काफ़ी डिस्ट्रिक्टों में दी हुई है। एक हरियाणा ही एक ऐसा है जिसके अंदर हमारी जो है वो नहीं दी हुई जो है। जी। उसके अलावा अशोक कुमार मित्तल जी, आपसे चर्चा करते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप सच्चे और ईमानदार और अधिकारों के लिए खुद लड़ते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व आपका है। आपसे चर्चा करके हम खुद गौरवान्वित, रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस चर्चा को ऐसा नहीं कि हम एक दिन में ही इस चर्चा को सीमित कर देंगे, आपसे चर्चाएं निरंतर जारी रहेंगी, डिपार्टमेंट वाइज चर्चा चलती रहेंगी। जी, आप कुछ कहना चाहें? मैं एक बात कहना चाहूँगा जी, आपके मीडिया के माध्यम से। आज भी मैं प्रशासन और हरियाणा सरकार से एक बार मुझसे 10 मिनट का समय दो, मैं ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार के मामले जिंदगी के अंदर खोल दूंगा जो इनके कान खोड़े हो जाएंगे, लेकिन हमारी सुनना नहीं चाहते। मैं अगर एक एक फाइल, अगर मेरी आप कभी भी आप मीडिया के माध्यम से एक एक फाइल पर अगर मेरी चर्चा करोगे, इतना भ्रष्टाचार है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हरियाणा के सरकार के भी और जींद की जनता के भी और साथ में प्रशासन के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि 2-2 साल तक, 3-3 साल तक मेरी फाइलों को तो दबाए रखते हैं भ्रष्टाचार की, उठाते नहीं। और RTI लगाकर जवाब मांगते हैं तो ये कहते हैं कि इस अधिकारी के पास अभी तक पेंडिंग है। क्यों पेंडिंग है जी? क्या उस अधिकारी के खिलाफ जवाब दे नहीं? हम चिट्ठियाँ लिख लिख के हारते नहीं, मानते नहीं, हम हारते, लेकिन हम छोड़ते नहीं। अब उस मामले को लेकर मैं लोकायुक्त या हाई कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ जाऊंगा और जाता रहता हूं। अशोक कुमार मित्तल जी, एक तरफ तो अधिकारी जब आम जनता उनसे अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए उनसे जवाब तलबी करती है, उनसे अपनी बात रखते हैं, तो वहाँ वो उनके पास और तो कोई बहाना नहीं होता, सरकारी काम में बाधा का एक मुकदमा, एक उसकी आड़ लेते हैं। वहीं जब आम जनता को सरकार की कल्याणकारी योजनाएं यदि निर्बाध तरीके से और सही समय पर ना देने पर, क्यों ना उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी सरकारी काम में बाधा का मुकदमा हो जाए, तो ये सारी व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। मैं आपके बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से हरियाणा सरकार और माननीय प्रधानमंत्री से और हरियाणा मुख्यमंत्री खट्टर से बिल्कुल आज ये जो कहता हूँ कि अगर एक बार प्रशासन और सरकार जो है जवाबदेही मांगनी शुरू कर दो, प्रशासन अपने आप सीधा हो जाएगा। लेकिन इनको जरूरत क्या है? क्योंकि अब इलेक्शन आ गए, 2-3 महीने रह गए इलेक्शन के, सरकार अब इनको कुछ छेड़ेगी नहीं और जवाबदेही इनके मानने वाला नहीं, तो अधिकारी अपनी मर्जी करेंगे। अब जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, सपोज करो मैं इनसे कोई जवाबदेही करूँगा या मैं कुछ अपना जवाब सवाल करूँगा, तो ये कहेंगे जी हमारे काम में बाधा डालता है, कोर्ट भी इनकी है, प्रशासन भी इनका, सब कुछ इनका है, तो न्याय नहीं मिलता। लेकिन हम फिर भी ये कहते हैं कि एक सरकार को जब एक बताओ, जब हम वीडियो को रिकॉर्डिंग लेके जाते हैं, इनको डर क्या है? जब हम की वीडियो बनाते हैं, ये साफ पाक है तो डरना नहीं चाहिए। ये मोबाइल को क्यों रुकवाते हैं बाहर? इसलिए लिखवाते हैं कि हमारी पोल ना खुल जाए। पोल ना। मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप डिपार्टमेंटों के अंदर कैमरे चालू करवाए, इन डिपार्टमेंटों के अधिकारियों को पता लगे पोल। और इस मामले को लेकर मैं माननीय उच्च न्यायालय के अंदर पेड़ लगाने जा रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर। और मैंने RTI से जवाब भी मांगा है, मैं दिखाऊंगा आपको फाइल में। मैंने RTI से जवाब मांगा है कि मुख्यमंत्री जी, जब डिपार्टमेंटों के अंदर हम जब कैमरा लेके जाते हैं तो किस अधिकारी के, इन अधिकारियों के खिलाफ किसको शिकायत करें? मुख्यमंत्री जी ने वो मेरी 6-3 में ट्रांसफर कर दी डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट ने क्या किया कि DC को ट्रांसफर कर दी। देखो कितना दुर्भाग्य की बात है जी। DC को ट्रांसफर कर दी, जबकि हरियाणा सरकार से जवाब मांग रहे हो, DC को ट्रांसफर कर, DC क्या जवाब देगा?
तो इनके लिए कोई जवाबदेही नहीं है। हरियाणा सरकार अगर वास्तव में अच्छी सरकार चाहती है तो इनके खिलाफ जवाबदेही का होना चाहिए। अगर जो 1 महीने 3 महीने 3 साल तक वो फाइलों को दबाए रखते हैं भ्रष्टाचार की, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए जी। आम लोगों के राइट तो सबका एक है जी। अशोक कुमार जी, जितना आपसे चर्चा करके, जितने आपने इस प्रकार के भ्रष्टाचार के जो आपने आंकड़े दिखाए, ऐसा नज़र आता है अशोक जी कि काम होता है नेताओं का सरकार चलाने का, लेकिन अधिकारियों को चलाने का, कर्मचारियों को चलाने का, लेकिन नज़र ये ऐसा महसूस होता है कि शायद अधिकारी और कर्मचारी ही सरकार को चलाते हैं और वो चलता भी करते हैं सरकार को हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, ये इसलिए जी, क्योंकि ऐसा रहा जी, जब आप ये लगा के चलो, देखो करना किसने होता है, डीसी, एडीसी, एसडीएम और नगर परिषद के अंदर डीएमसी, आरईओ, ये डिपार्टमेंट के अंदर है। अब एक बताओ जी, अब मेरे जैसा कोई व्यक्ति गया काम करवाने के लिए, अब काम ही नहीं होगा तो लोग कहेंगे यार ये सरकार तो बेकार है, इसका क्या फ़ायदा है, उसकी छवि को ख़राब करते हैं। करेंगे जी, ऑटोमेटिकली है। आप ये बताओ जी, एक काम करो, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आप कमेटी के अंदर चले जाओ, आपका काम 1 नंबर का है, आपका काम बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 15 से 20 हज़ार रुपये दलाल के थ्रू दो, आपका काम 2 मिनट में हो जाएगा। अगर चाहिए तो रिकॉर्ड में दिखा देता हूँ, मेरे पास विद प्रूफ है। ये जो बात कर रहे हो आप पूरा तथ्यों के आधारित बात है सर, मैं विद प्रूफ लेके चलता हूँ, अगर मैं बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करता। लेकिन अभी कह रहे हैं डबल इंजन की जो सरकार है हरियाणा से की, मनोहर लाल सरकार, वो कह रहे हैं बिल्कुल एक्शन मोड में है। पहले हम सुनते थे राजा महाराजा अपने प्रजा की सुख दुख की चिंता के लिए अंधेरे में निकल पड़ते थे, वेश बदल के निकल पड़ते थे। अभी देखते हैं मुख्यमंत्री जी पैनी नज़र रखेंगे इस भ्रष्टाचार पर, और जिस प्रकार से आपने भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है, वो किस प्रकार से उस पर पैनी नज़र करके और किस प्रकार से उस पर एक्शन लेते हैं, देखने का वाली बात है। आपने कहा कि देखने वाली, मैं बताता हूँ। मुख्यमंत्री जी क्या 5-10 साल से सोए पड़े थे? अब सरकार आएगी तो अब ये पैनी नज़र रखेंगे? ये शर्म डूब के मरने की बात है। एक मुख्यमंत्री होते हुए जब इनके अधिकारी मुख्यमंत्री या लगा लो दुष्यंत चौटाला, मैं कहता हूँ, सुनो, उप मुख्यमंत्री है, आप प्रशासन के अंदर चले जाओ, अपनी बात रखने के लिए आपको बढ़ने भी नहीं देंगे। उनके सीआईडी, उनके जो पुलिस वाले हैं, गुप्तचर हैं, जो भी मतलब अधिकारी हैं, उनको आप सामने भी नहीं बढ़ने देंगे। सर, आपकी मेरी क्या औकात है? वो जहाँ इनकी पोल खुलेगी ना, वहाँ तो बढ़ने नहीं देते सर, कि उनकी कच्ची चिट्ठा खोल के रख देंगे अधिकारियों का। वहाँ तो आप ज़्यादा दूर क्यों जाओ। मैंने अभी रंजीत चौटाला के पास, डीसी के पास भ्रष्टाचार की फाइल लगाई थी, लगभग 1 साल के करीब हो गया जी। वो कागजों में दबा के रख रखे। ऊपर रंजीत चौटाला ने ग्रीवेंस कमेटी के लिए मेरी डीसी साहब के कार्यालय में भेजी, वो भी फाइल दबा दी। क्यों मेरे पास सारी चर्चा करवाते हो? अगर पूरी विस्तार से सुनोगे तो बहुत आपकी पूरी वो हो जाएगी, लेकिन मेरे पास ऐसे पुख्ता पोल है कि पोल खोल के रख देंगे। और आपको खुलवाना है तो अगर किसी टाइम में मुख्यमंत्री मुझे 10 मिनट का समय दे दो, मैं सारी पोल खोल के रख दूंगा। ये मुझे डीसी दे दो, मुख्यमंत्री की छोटो बात, डीसी दे दो, ले 10 मिनट के अंदर अंदर सारी जिंदगी पोल खोल देता हूँ जी। हाँ, और नगर परिषद के अंदर तो इतने भ्रष्टाचार है, मेरे पास कितना पुख्ता सबूत ले लो जी। हाँ, ऐसे से। चलिए जी, अशोक कुमार मित्तल जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और हम माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार मनोहर लाल खट्टर जी से, माननीय उपायुक्त महोदय जिला जींद से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार के युवा ऊर्जावान क्रांतिकारी व्यक्तियों को आप समय दीजिए। ये आपके सहयोगी के रूप में काम करेंगे, ना कि इनका उद्देश्य सरकार व प्रशासन की छवि को खराब करना, ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य, चैनल का भी उद्देश्य, सरकार और प्रशासन की छवि को सुधारना हमारा उद्देश्य है। हम उनके सहयोगी हैं, हम उनके विरोधी नहीं हैं। अच्छा काम करेंगे तो आपके काम की तारीफ़ भी हम लोग करेंगे और आम जन तक आपके किए हुए काम का प्रचार प्रसार भी करेंगे। और यहीं अगर कहीं किसी स्तर पर कोई कोताही होगी तो उस मामले को भी हम चैनल के माध्यम से और इस प्रकार के युवा क्रांतिकारी ऊर्जावान जो समाज को जागरूक करने का काम करते हैं, ऐसे क्रांतिकारी योद्धाओं के साथ हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे और इस चर्चा को समय समय पर डिपार्टमेंट वाइज आगे बढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।